वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3 अपवा को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इससे पहले देख लिया है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वे लोग पहले इसे देख लें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा दोनी कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुंशी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटका तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कृष्णा नदी, इनसे पहले हमने बहुत सारी नदियों के बारे में जाना था। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट वहीं से यह प्रस्थान करती है। और यह जो है 1400 किलोमीटर लंबी है, मतलब इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। और यह बहती है इसी धारा से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुंशी तथा भीमा है, जो कि इनकी सहायक नदियां कहलाती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र के अलावा जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी फैली हुई है। कावेरी द्रोणी, कावेरी नदी के बारे में, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। कावेरी नदी जो है यह कहाँ से निकलती है तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, और यह तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में है और बंगाल की खाड़ी में भी यह जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 है और इसकी सहायक नदियों के नाम है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी जो है तमिलनाडु के अलावा केरल तथा कर्नाटक में भी फैली हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी ही बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोल्लोर स्वर्ण क्षेत्र में यह प्रदान की जाती है। आपसे यह क्वेश्चन जीके में भी पूछे जा सकते हैं कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात कौन है, तो यह कावेरी नदी से बनती है और इसे शिव सुंदरम के नाम से हम जानते हैं। और यह जो जलप्रपात है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है वो मैसूर, बेंगलोर और कोल्लार के स्वर्ण क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, आप खोजें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो भारत का कौन है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुरवन रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने जाना कि जो कावेरी नदी है या क्या होती हैं, तो बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी भी नदियां जो हैं इसके अगल बगल में पूर्व की ओर बहती हैं। जो इसके पूर्व की ओर बहने वाली उन नदियों के नाम है दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और सुरवन रेखा। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और इसका 97% जल जो है वो लवणीय है। मतलब जितना पृथ्वी पर जल है 71% वो पूरी तरीके से पृथ्वी को कवर किया हुआ है और 97% जल जो इसका है लवण युक्त है, मतलब ये पीने योग्य नहीं है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। केवल 3% ही जल जो है हम पीने के रूप में इसका उपलब्ध कर पाते हैं। इसलिए आप सोच लीजिए कि पीने की पानी जो है उनकी कितनी कमी है। इसलिए हमको पीने का पानी जो है केवल पीने में उपयोग करना चाहिए, जैसे कि खेती वगैरह में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। झीलों के बारे में चलिए जानते हैं। कश्मीरी घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित होंगे, यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है भारत में। हम लोग कई जो फिल्म वगैरह होते हैं उनमें भी जो नाव होते हैं, घर वाले नाव, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीरी घाटी के प्रसिद्ध डल झील में। नाव वाले घर आपको वहाँ दिखते होंगे जिन्हें हम शिकारा के नाम से जानते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि शिकारा हम किसे कहते हैं, तो जो नाव वाले घर होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तो कश्मीरी घाटी के प्रसिद्ध डल झील में, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आपकी तरह और हमारी तरह भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको देखकर आकर्षित होते हैं और इस पर घूमने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार आपका अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे आप। नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एक दूसरे पर्यटन स्थल पर झीलें नहीं होंगी तब क्या वे उतना आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षक के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारकों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। तो हमने जाना कि हम लोग झील किसे कहते हैं कि जो पृथ्वी की सतह होती है वहाँ पे गर्त वाले भाग होते हैं, जहाँ पे जल जमा हो जाता है, तो वह किस नाम से जानी जाती है, झील के नाम से जानी जाती है। और लोग को यह क्यों
क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि देखने में भी बहुत सुंदर होती है और हर जगह यह आपको देखने को नहीं मिलेंगी, केवल कुछ स्थानों पर ही इन झीलों को देखा जा सकता है। बड़े आकार वाली जो झील है इन्हें समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत और अरल सागर। भारत में बहुत सारी ऐसी झीलें हैं, ये एक दूसरे के आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कभी कभी जो है झील जो है गर्मी के कारण सूख जाती है, तो यहाँ पे वर्षा के कारण यह हमें दिखती हैं। जैसे कि अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें होती है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों के बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ होगा। वही जो बर्फ होते हैं वो पिघलने के बाद जो है उनकी चादर के द्वारा इन झील का निर्माण होता है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर्ग झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बाढ़ रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जिसे चिल्का झील, पुलकित झील तथा कोरुल झील है। जैसे कि हमने जाना कि जो नदी का विसर्प होता है, जब बाढ़ आता है तो यह अपने साथ क्या करती है, काट कर जो है गोखुर का झील बनाती है, जिसमें कि स्पीट तथा बाढ़ यानी कि रोधिकाएं तट क्षेत्रों में लेगून का निर्माण ये करती हैं। जैसे कि चिल्का झील, पुलकित झील और कोलेरू झील इसके एग्जाम्पल है। अंतर्देशीय भागों में वाली झील कभी कभी मौसमी होती है, जो हमें मौसम के हिसाब से नजर आती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसमें ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है। इस जल का उपयोग नमक के निर्माण में किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी के द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में तब ये जब हिमानियों में या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई हो जो बाद में हिम पिघलने से भर गई हो, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए हों। इसके लिए विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुल्लर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। वुल्लर झील को हम लोग सबसे मीठे पानी की झील के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको जीके में पूछ सकती है। कैसे तैयार होती है? तो हिमानी के द्वारा, जो बर्फ होते हैं उसके द्वारा यह गहरी गॉर्ज बनाती है, जहाँ पे यह पानी इकट्ठी हो जाती है और वही झील कहलाती है। हमने जाना कि मीठे पानी वाली झील कौन सी है? वुल्लर झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी, ये कुछ मीठे वाले झील के उदाहरण हैं। यहाँ मीठी पानी की झीलें पाई जाती हैं। आपको ये चीज़ें पूछ सकती हैं कि डल झील, भीमताल और नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी का संबंध किससे है? तो मीठे पानी की झील से संबंध है इसका। अब आगे की ओर देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजन के नाम से जाना जाता है। एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। मतलब आपको एक मैप ले लेना है, उसमें जो है झील की सूची बताने की कौन सी झीलें कहाँ पर हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता वो पर्यटन को बढ़ाती तथा मनोरंजन प्रदान करती है। हमने झील के बारे में जाना कि मनुष्य के लिए क्या होती है, अत्यंत लाभदायक होती है। झील जो है वो नदी के बहाव को सुचारू रूप से सहायक भी बनाती है, और अत्यधिक वर्षा जब आती है तो यह बाढ़ को भी रोक देती है। सूखे के मौसम में इसका पानी का बहाव हमारी सहायता करता है, और झील का प्रयोग इसमें फोर्स होता है। जब झील गिरती है धरती पर तो जल विद्युत उत्पन्न करने में हमें सहायता प्राप्त होती है। हमने झील को जाना, झील के बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के भी बारे में समझा। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता क्या करती है? पर्यटन को बढ़ाती है। यहाँ लोग जो है झीलों को दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल प्राकृतिक मूल संसाधन है, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट के प्राचीन काल से अंधविश्वासियों को अपने अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। पहले जब मनुष्य का जन्म हुआ था और उसने सर्वप्रथम खेती करनी सीखी थी, तो वो ज़्यादातर अपने घर पार जो है वो नदी के पास ही बनाता था, ताकि उसे खेती करने में पानी की किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। और आप भी जानते हैं कि नदी के पास वाली मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, तो इसीलिए पहले जो गांव घर हुआ करते थे वो नदियों के किनारे बसा करते थे। शुरू में सिंधु नदी का आपने नाम सुना होगा, प्राचीन साहित्य में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे सबसे पहली शहरी सभ्यता जो है वो निर्माण की गई थी, और सिंधु नदी के द्वारा ही सिंचाई वगैरह भी की जाती थी। तो नदी का उस समय भी महत्वपूर्ण स्थान था, और आज भी अन्य महत्वपूर्ण स्थान है। आज नदियाँ हमें बहुत कम दिखती हैं, लेकिन आज उसके जगह पर गांव से जो है शहर बन गए हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ पर सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत
अधिक महत्व है। नदियाँ हमारे लिए सिर्फ पीने के ही काम नहीं आती, इनके पानी, इनके अलावा हम उनके पानियों से पहले जो नदी का पानी शुद्ध होता था लोग पिया भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें अशुद्धि होने के कारण मानवीय क्रियाकलापों से नदी हमारी प्रदूषित हो गई। नदी सिंचाई के लिए तो काम आती ही है, इसके अलावा नौका संचालन में भी और जल विद्युत निर्माण करने में भी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 1985 में किया गया। गंगा एक्शन प्लान GAP इसका नाम है, इसके साथ आरंभ हुआ 1995 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत जो है अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं और NRCP का उद्देश्य नदियों के जल को प्रदूषण होने से कम करना और जल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है NRCP 1985 में इसका आरंभ किया गया था। जैसे गंगा, नमामि गंगे का आपने नाम सुना था जो हमने चैप्टर पढ़ा था कि हमको गंगा नदी जो एक सर्वप्रथम ये बहुत पवित्र नदी है और उसे हमें प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। उसी तरीके से बाकी नदियों को भी इस गंगा से जोड़कर जो है GAP प्लान के तहत जो है बाकी सारी नदियों को भी सुरक्षा दी जा रही है। इसे कैसे प्रदूषित होने से बचाया जा सके और इसका प्रयोग हम किस तरीके से कर सके और इसका संरक्षण कैसे कर सके, ये सारे नियम बनाए गए हैं जिससे सारी नदियों को जोड़ा गया है। नदी प्रदूषण नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इसका आयतन घटता जा रहा है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते जा रहे हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़े फैले शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। चलिए हम समझते हैं। नदी हमारे लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। प्राचीन समय से ही नदियों का उपयोग जो है सिंचाई वगैरह में किया जाता था, नहाने धोने में, लेकिन अब जो है नदियों का उपयोग जो किया जा रहा है वो ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे नदी का जलस्तर जो है वो घट गया। उसके अलावा नदियों के पास बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं जिनके कारण उनसे निकलने वाले जो केमिकल होते हैं वो नदी में जाकर मिल जाते हैं। इस कारण हमारी यमुना नदी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। अगर हम बात करें गंगा नदी की तो यह सबसे विशाल नदी है पूरे भारत में और यह पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने अपनी क्रियाकलाप के कारण गंगा जैसी पवित्र नदी को भी अपवित्र कर दिया है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत सारे नियमों को देखरेख करते हुए अब इस पर अंकुश लगाने की बात कही है और नमामि गंगे योजना तैयार की है, जिससे कि गंगा नदी की पवित्रता को समझा जा सके और इस पर जो लोग प्रदूषण इसको करते हैं उनसे इसको बचाया जा सके। यह हमारा अधिकार है कि हम नदी को स्वच्छ रखें और बाकी लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें कि हम किस तरीके से नदी को बचा सकते हैं और प्रदूषित नहीं करेंगे, संरक्षित करके रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए नदी अत्यंत उपयोगी है। इसलिए नदी की हम लोग पूजा वगैरह भी करते हैं ताकि जो है नदी का संरक्षण किया जा सके, हम इसमें कचरे नहीं डालें, हम इसको साफ सुथरा रख सके। आप भी अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर और इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता भी कर सकते हैं कि हम नदी का संरक्षण जो है वो किस प्रकार करते हैं। तो चलिए, यह वीडियो का पार्ट 2 था। अब हम इसे एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।